नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी जिंदगी ने अचानक एक ऐसा रुख ले लिया कि सब कुछ काफ़ी बदल गया। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहते हैं। जिनमें से मेरे कुछ दोस्त हैं अमित जी, नवीन जी जो कि हैं पटियाला पंजाब से, मुकेश राणा जी, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं लेकिन उनके डिटेल्स मुझे भी पता नहीं है। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत हिम्मत भी मिलती है कि मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो कि हमेशा ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है पवित्रा की। पवित्रा जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आने थे। पवित्रा दो बहनें थीं। वो दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थीं। दोनों का बचपन काफ़ी सामान्य बीता और काफ़ी अच्छा भी, जैसा कि हम सबका होता है। और दोनों बड़ी हो गईं, दोनों की शादियां हो गईं। दोनों में से एक बहन की शादी, जो कि बड़ी बहन थी, काफ़ी दूर हुई, जिस वजह से बड़ी बहन का शादी के बाद घर पर आना जाना काफ़ी कम हुआ करता था। लेकिन माता पिता ने दूसरी बहन की शादी जब करवाई तो उन्होंने लड़के के सामने एक इच्छा रखी कि वो पवित्रा से शादी करके यहीं उनके साथ उनके घर पर रहकर उनके घर का बिजनेस, घर परिवार, मकान, जायदाद सब कुछ संभालेगा। वो बेटा बनकर रहेगा। लड़के ने भी इस चीज़ पर कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और पवित्रा की शादी हो गई। पवित्रा उसके बाद अपने माता पिता की सेवा करते हुए वहीं अपने पति के साथ अपने मायके में रह रही थी। सब कुछ शुरू शुरू में तो काफ़ी अच्छा था और सब कुछ वैसे ही अच्छा चलता रहा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। पवित्रा को कभी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए उसने कई बार कई कोशिशें की, लेकिन हर बार हमेशा उसके हाथ में असफलता ही हाथ लगी। वो माँ का सुख कभी देख ही नहीं पाई और अब समय बीतने की वजह से पहले उसके पिता का देहांत हुआ और कुछ सालों बाद ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया। बच्चे का दुख पति पत्नी दोनों को था, लेकिन पिता को कुछ ज़्यादा ही इस बात की घुटन और परेशानी थी, क्योंकि उनको ये बात अब खटकने लगी थी कि शायद इस घर में संतान सुख है ही नहीं और उन्होंने यहाँ पर रहकर कोई बड़ी गलती कर दी है। आखिर में वो पवित्रा से काफ़ी ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगे। उनकी हमेशा एक ही मांग होती थी कि यहाँ का सब कुछ छोड़कर, बेच बाच कर हम क्यों ना वापस उनके घर पर, मतलब पवित्रा के पति के घर पर जाकर रहने लगे। लेकिन पवित्रा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुई। उसने हमेशा यही कहा कि माँ और पिताजी ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी इस जगह को संभालने की, तो मैं इस जगह को छोड़कर अपने मरते दम तक तो कहीं नहीं जाने वाली।
शुरू शुरू में लड़ाई झगड़े ऐसे ही होते रहे। धीरे धीरे पवित्रा के पति ने उससे बात करना बंद कर दिया। इस वजह से पवित्रा के पति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रहे थे। वो परेशान थे, जिसके वजह से अब दोनों की एज काफ़ी बढ़ भी चुकी थी। लगभग दोनों 50 साल के हो चुके थे। उस वक्त पर अब पवित्रा के पति की भी मृत्यु हो गई। पवित्रा उस घर में बिल्कुल अकेली हो गई। पवित्रा आज भी उसी घर में अकेली रह रही थी। वो घर कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वो बहुत बड़ी आलीशान कोठी थी और वो उस जगह पर सबसे किनारे का मकान था। मतलब उस पूरे एरिया में वो घर सबसे आखिरी घर था। उसके बाद आगे सिर्फ खेत ही खेत, मैदान ही मैदान था और पवित्रा के घर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लेकिन उस पीपल के पेड़ से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इस वजह से उस पीपल के पेड़ को कभी भी हटाने या काटने की बात सोची ही नहीं गई। और एक दिन अचानक पवित्रा जब सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर कोई लटका हुआ है। ये देखकर पवित्रा को काफ़ी डर लगा। फिर भी उसने घर के बाहर आकर शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि वो पीपल का पेड़ उन खेतों के पास और पवित्रा के घर से ठीक पीछे, मतलब ऐसे जैसे कि अगर कोई सामने से उस पेड़ को देखने की कोशिश करे तो वो पेड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकता था। इसलिए जब पवित्रा ने अपने पीछे के गार्डन एरिया में जाने की कोशिश की, जहाँ पर उसने थोड़े बहुत भगवान को स्थापित कर रखा था और वहाँ पर वो पूजा करने जा रही थी, तब उसकी नज़र उस लाश पर पड़ी थी। पवित्रा ने आकर शोर मचाया, सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसने सबको उस लाश के बारे में बता दिया और सारे लोग भागकर उस जगह पर पहुंच गए। सारे लोगों ने देखा वो गांव का कोई बंदा था ही नहीं। उसे वहां पर कोई भी पहचान नहीं रहा था और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने अपने आगे की कार्यवाही की, सब लोगों से उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जब उसे जानता ही नहीं था तो कोई भी उसके बारे में कुछ बता कैसे सकता था। ये हादसा होकर लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था। 1 हफ्ते तक पवित्रा को अब उस अपने ही घर में काफ़ी डर लग रहा था। पवित्रा ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ सामने से नहीं देखी थी। उसके लिए ये पहली बार था, क्योंकि उस लाश को देखकर वो काफ़ी डर चुकी थी और पवित्रा के नज़रों के सामने बार बार उसी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। पवित्रा काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इस वजह से पवित्रा ने आज अपने पड़ोसी से जाकर ये सारी बातें बताई और ये कहा कि दीदी, आप मेरी एक मदद कर सकती हो। पड़ोसन ने भी बड़े प्यार से पवित्रा को हाँ कह दिया। पवित्रा ने कहा, आज आप अपनी किसी बेटी को मेरे यहाँ सोने के लिए भेज सकते हो। मैं 1 हफ्ते से सोई नहीं हूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। आज वो मेरे साथ होगी तो शायद मुझे नींद आ जाए। पड़ोसन ने भी बिल्कुल मना नहीं किया। उसने तुरंत हाँ कहकर अपनी एक बेटी को पवित्रा के साथ उसके घर पर सोने के लिए भेज दिया। दोनों उस घर पर सोने के लिए आ चुकी थीं और थोड़ी देर में बातें करते करते दोनों की आंख लग गई। आज पवित्रा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों बाद सोई है। इस वजह से पवित्रा को काफ़ी गहरी नींद आ गई और पवित्रा सो चुकी थी। तभी अचानक उसकी पड़ोसन की बच्ची ममता को ऐसा लगा जैसे कि
घर के पिछले दरवाजे पर, मतलब वो दरवाज़ा जो कि गार्डन की तरफ खुलता था, जिस तरफ वो पीपल का पेड़ था, उस दरवाजे पर धीरे से किसी ने दस्तक दी है, या फिर वो दरवाज़ा कोई खोल कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ममता ने तुरंत एक झटके से पवित्रा को धीरे धीरे उठाते हुए कहा, बुआ, बुआ, उठो ना 1 मिनट। और ये बात सुनते ही पवित्रा की आंख एक झटके से खुली। पवित्रा ने कहा, हाँ ममता, क्या हुआ? ममता ने डरते हुए और धीरे धीरे आवाज में पवित्रा को बताया, बुआ, मुझे लग रहा है ना, पीछे का दरवाज़ा या तो कोई खोल रहा है, या फिर पीछे का दरवाज़ा किसी ने तो नॉक किया है। मुझे अभी आवाज़ आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रात के इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? पवित्रा के गार्डन की दीवारें ठीक ठाक ऊंची थी, लेकिन अगर कोई उसे भी कूदकर अंदर आना चाहे तो वो आ सकता था। ये बात उन दोनों को अच्छे से पता थी। अब पवित्रा को भी डर लगने लगा, लेकिन पवित्रा ने उस तरफ ना जाकर ममता को चुपचाप वहीं थोड़ी देर तक शांत रहकर बैठने के लिए कहा और ये बताया कि ऐसा मेरे साथ लगभग 1 हफ्ते से हो रहा है। जब मैंने तीसरे दिन यही सेम चीज़ को अनुभव किया, तब मैंने पीछे के दरवाजे को बिना खोले धीरे से उसमें जो होल जैसी जगह है जिसको हम खोलकर बाहर देख सकते हैं, उसे खोलकर देखा। मुझे पता नहीं ये मेरा वहम था या सच्चाई। मुझे वही आदमी नजर आया जो कि उस पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था। ये बात सुनते ही ममता अब काफ़ी डर चुकी थी। ममता डर के मारे कांप रही थी। पवित्रा ने उसे जैसे तैसे समझाया और संभालने के लिए उसे ये बताया, बेटा घबराओ मत, अंदर कोई नहीं आ सकता है और अंदर कोई आता भी नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ 1 हफ्ते से हो रही है, इसी वजह से तो मैंने आज तुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। इस पर ममता ने रोती हुई आवाज़ में कहा, बुआ, जब ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? आप मम्मी को लेके आ जाती। मुझे बहुत डर लग रहा है। पवित्रा ने तुरंत बच्चे को संभालते हुए दिलासा देते हुए कहा, बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा घर में और थोड़ी ही देर तक ये आवाज़ें आती हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और सच में थोड़ी देर तक ये आवाज़ें लगातार आती रहीं। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उन दोनों ने आखिरकार थक हार कर अब सोने की कोशिश की। देर से सोने की वजह से दोनों की नींद कल सुबह काफ़ी देर से खुली, और ये होने की वजह से पड़ोसन ने आज पवित्रा से ये पूछ ही लिया, पवित्रा क्या बात है, तुम हफ्ते भर से सोई नहीं और आज तुम दोनों भी वहाँ सोने गए, फिर भी तुम दोनों को नींद नहीं आई क्या, जो इतना लेट उठी हो? इस पर बच्ची ने तुरंत अपनी मम्मी के पास भागते हुए उसे रात में घटी सारी बातें बता दी, और वो बातें भी जो कि पवित्रा ने उस बच्ची से कही थी। इस पर पड़ोसन ने आश्चर्य भरी नज़रों से पहले तो पवित्रा की तरफ देखा और पवित्रा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। इस पर पड़ोसन ने तुरंत कहा, अरे पवित्रा, जब ऐसा है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, क्या पता ये कोई चोर हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी और को ऐसी कोई चीज़ कभी महसूस नहीं हुई, तो तुम्हें ही क्यों हो रही है? और ये बातें तुम्हें कल ही मुझे बतानी चाहिए थी। मैं इनको बोलूं क्या? इनको बताती हूँ, फिर देखते हैं, अगर चोर वोर होगा तो हम लोग पकड़ लेंगे। लेकिन पवित्रा ने मना कर दिया और पवित्रा ने अब बच्ची को भी अपने घर पर लाना बंद कर दिया। वो ऐसे ही धीरे धीरे अब वहाँ पर सोने की आदत डालने लगी, और लगभग अब 1 महीना बीत चुका था। इस पूरे 1 महीने में
इसके अलावा बाकी और कोई हादसा अभी तक नहीं हो रहा था। 1 महीना हो चुका था आज जब पवित्रा ने फिर से अपने पीछे के गार्डन का दरवाज़ा खोला। तब आज वापस से वहाँ पर एक लाश उसे फिर से दिखाई दी। पवित्रा ने पहले तो अपनी आंखें मलकर ध्यान से उस जगह को देखने की कोशिश की कि क्या ये सच है या फिर उसका कोई सपना। लेकिन पवित्रा को बाद में समझ में आया कि सच में वहाँ पर फिर से कोई लाश लटकी हुई है और पवित्रा ने फिर से पहले की तरह सबको इकट्ठा किया। सबको वो लाश दिखाई गई। इस बार ये लाश इसी गांव के एक लड़के की थी और उस लाश को सबने पहचान लिया। वापस से पुलिस वाले आए और लाश को नीचे उतारा गया। इंक्वायरी की गई। सारी इंक्वायरी में सिर्फ और सिर्फ यही पता चल पाया कि वो लड़का इसी गांव का है, किस घर का है, उसके परिवार वालों के बारे में। लेकिन इस वक्त उसकी लाश वहाँ पर कैसे आई, क्यों आई, किसी ने उसे मारा या फिर उसने आत्महत्या की, अगर की तो क्यों की, ऐसे किसी भी बात का पता नहीं चल पाया। उसके घर वाले काफ़ी बड़े सदमे में थे और अब दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे 4 दिन और निकल चुके थे। पवित्रा को अब पहले से ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब उसके दरवाजे पर वो दस्तक होना पूरी तरह से बंद हो चुका था। ठीक 7वें दिन पर पवित्रा को एक और लाश उसी पेड़ पर दिखाई दी। पवित्रा ने फिर से वैसे ही गांव वालों को इकट्ठा किया। सब ने देखा ये लड़का भी इसी गांव का ही था और इसके मरने के बाद अब सारे लोगों में खुसर पुसर चालू हो चुकी थी। सारे लोग अब ये जानना चाहते थे कि क्या हो गया है, यहाँ पर लोग ऐसे लगातार क्यों मर रहे हैं। पुलिस ने भी अपनी इंक्वायरी अब तेज कर दी थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ भी नहीं पता चला। अब गांव वालों ने बाबा का सहारा लेने की सोची। उन्होंने अपने जानने वाले एक पंडित, एक तांत्रिक को वहाँ पर बुलाया। उन्होंने वहाँ पर बैठकर कुछ पूजा, कुछ मंत्र बोले और थोड़ी ही देर में उन्होंने आंखें खोलकर बताया, ये पेड़ अब श्रापित हो चुका है। यहाँ पर जो भी लाशें मिली हैं, इसके बाद अब एक लाश और मिलने वाली है। ये बात सुनते ही सारे गांव वाले एक दूसरे की तरफ अजीब से निगाहों से देखने लगे। तुरंत पवित्रा ने सवाल किया, अब किसकी लाश मिलने वाली है बाबा? अब किसकी मृत्यु होने वाली है? और ये पेड़ श्रापित हो गया है तो इसको श्राप से मुक्त करवाने का कोई तो उपाय होगा। बाबा ने तुरंत कहा, यहाँ पर अब जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस गांव में कोई बहुत भयंकर काला जादू कर रहा है और ये काला जादू खास करके पवित्रा तुम्हारे लिए है। उसने जो पहली लाश को यहाँ पर मार कर लटकाया था, उसके माध्यम से वो तुम पर काला जादू कर रहा था और उस काले जादू का असर किसी तरह से उल्टा पड़ गया, जिसके वजह से जिन लोगों ने मिलकर तेरे खिलाफ साजिश की थी, अब ये दोनों लाशें उन दोनों की है और इसमें कोई एक महिला भी शामिल है जिसकी लाश अब यहाँ पर लटकनी बाकी है। ये बात सुनकर पवित्रा को काफ़ी आश्चर्य हुआ। पवित्रा ने कहा, लेकिन बाबा मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो ज़्यादा किसी से कोई मतलब भी नहीं रखती, फिर मेरे ऊपर काला जादू क्यों, किस लिए? बाबा ने तुरंत बताया, इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। मुझे एक तरह की साधना आज पूरी रात करनी पड़ेगी, तब मुझे पता चलेगा कि ये साजिश तेरे खिलाफ कौन कर रहा था और ये साजिश की क्यों गई थी।
पवित्रा ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माता पिता और पति के बाद मेरा अब कोई नहीं है। तो मेरे लिए ऐसा कोई क्यों कर रहा है, मुझे जानना है और मुझे इन चीज़ों से बचाइए। बाबा ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ, मुझे बस आज रात का समय दे दे। और आज रात, क्योंकि मैं ये चीज़ें जान रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है तुझे तेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें महसूस हों, लेकिन उन चीज़ों से डरना बिल्कुल मत, क्योंकि कोई एक अनजान शक्ति है जो तेरे घर की रक्षा भी कर रही है। तेरे घर के अंदर कोई भी बुरी ताकत बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। फिर भी मैं तुझे ये एक अभिमंत्रित तावीज़ दे रहा हूँ, इसे तू पहन ले और इससे तुझे रात में जो डरावने ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं, वो सपने तुझे नहीं आएंगे। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग आश्चर्यजनक तरीके से पवित्रा को देख रहे थे। सबकी नज़रों में सवाल थे, लेकिन पवित्रा की वो पड़ोसन, जो कि कई सालों से वहाँ उसकी पड़ोसन होने के साथ साथ खुद को उसकी शुभचिंतक भी बताया करती थी, उसने तुरंत ही पवित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पवित्रा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना, आज रात मैं खुद तेरे साथ तेरे घर पर रहूँगी, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर वो पवित्रा के साथ आज रात उस घर में रुकी। आज रात सच में पवित्रा के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। आज पवित्रा को बार बार दरवाजे की वो दस्तक काफ़ी अलग तरीके से सुनाई दे रही थी और आज पवित्रा को लगातार अपनी छत पर कोई दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो जो भी था, जो छत पर दौड़ रहा था, भाग रहा था, वो इस तरीके से छत पर भाग दौड़ कर रहा था जैसे कि वो बस अब घर की छत को गिराकर नीचे आ ही जाएगा। पूरी रात ना तो पवित्रा सो पाई और ना ही उसकी पड़ोसन। दोनों को वैसे भी बहुत बेसब्री से सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही पवित्रा के दरवाजे पर दस्तक हुई और पवित्रा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाबा तुरंत उसके घर के अंदर धड़धड़ाते हुए बिना कुछ बोले अंदर आ गए और वो सीधे गार्डन के उसी दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, वहाँ पर सामने पीपल के पेड़ पर पवित्रा की एक रिश्तेदार, जो कि पवित्रा के घर से 2 घर छोड़कर रहा करती थी, वो पेड़ पर अजीब तरीके से लटकी हुई थी, लेकिन उसे फांसी नहीं लगी थी। वो डाल पर आधे हिस्से में लटकी हुई थी, मतलब डाल पर आधी बॉडी उसकी इस तरफ और आधी बॉडी उसकी उस तरफ लटक रही थी। वो मर चुकी थी। बाबा ने तुरंत उस तरफ हाथों से इशारा करते हुए बताया, यही वो है जो तेरे ऊपर काला जादू कर रही थी। ये तुझे मारना चाहती थी, क्योंकि ये तेरी दौलत को लेकर अब लालच में आ चुकी थी। इसे पता था कि तू अगर मर गई तो इस पूरी जायदाद का आगे कोई भी हकदार नहीं है। ये तुझे मारकर तेरी पूरी दौलत को हड़पना चाहती थी। और इसका ये हश्र किसने किया, ये तू जानना चाहती है? पवित्रा ने बिना कुछ बोले तुरंत हाँ में सर हिला दिया। पवित्रा ने कहा, इसे रोक तो मैं ज़रूर रहा था अपनी शक्तियों से, लेकिन इन तीनों को मारने वाला कोई और नहीं, तेरा खुद का पति है, जो कि तुझे छोड़कर तो चला गया, लेकिन वो आज भी तेरी रक्षा करने के लिए तेरे आसपास, तेरे इस घर के आसपास है। तुझे क्या लगता है उसने तेरे से इतने सालों तक बात नहीं की तो वो अपना दिया हुआ वचन तेरे पिता को भूल गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान था।
वो भी अपना वचन निभाना चाहता था। ये बात अलग है कि वो जो अपने घर तुझे ले जाने की बातें कर रहा था, वो कहीं ना कहीं इसी औरत के खिलाने पिलाने की वजह से, मतलब उसने उस वक्त भी तेरे पति पर काला जादू करने की कोशिश की, जिसके वजह से तेरा पति तुझसे दूर हो गया। उसकी मृत्यु साधारण नहीं थी, उसकी मृत्यु भी इसी के किए कराए के वजह से हुई। और तेरे पति को ये बात मरते ही समझ में आ गई। वो तेरे पति को अपने वश में कभी नहीं कर पाई। तेरा पति तेरे से प्यार में इतना ज़्यादा बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, कि वो तुझे छोड़कर कभी यहाँ से जा ही नहीं पाया। और उसे एक पवित्र आत्मा होने की वजह से ये अपनी शक्तियों में कभी बांध ही नहीं पाई। तेरे पति ने तेरी रक्षा की है और वो अभी भी तेरे साथ ही है। ये बात सुनते ही पवित्रा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार अपने पति से क्षमा मांग रही थी कि उसने अपने पति को गलत समझा। और पवित्रा ने फिर बाबा से अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, मैंने तो सारी चीज़ें की थी मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं गए? इस पर बाबा ने बताया, वो तब तक मुक्ति नहीं पाएगा जब तक कि तू उसके साथ नहीं जाएगी। तो उसकी मुक्ति के लिए तू कुछ मत कर। तू जिस दिन इस दुनिया से मुक्त होगी, वो खुद तुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। ये बात सुनकर पवित्रा को दुख भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। पवित्रा उसके बाद हमेशा खुद को काफ़ी सेफ महसूस किया करती थी, क्योंकि उसे पता था आज भी उसके पति की आत्मा उसके साथ है। पवित्रा आज भी अपने जीवन को बिता रही है अपने पति की यादों और उसके साए के साथ। जब पवित्रा की मुक्ति होगी, तब उसके पति की मुक्ति भी हो जाएगी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे सारे प्यारे दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप मेरी कहानियों को सुनकर इतना सराहते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मेरी एक छोटी सी मदद तो आप और कर ही सकते हैं। मेरी इन कहानियों को शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।